से वोटर इकट्ठे किए हुए हैं, हुजूम इकट्ठा किया हुआ है, जिनसे वो चुपचाप अपने लोगों के लिए वोट ले लेती हैं। उसके बाद सरकार बना लेती हैं और सरकार को चिढ़ाती हैं कि खेला हो बे। ये खेला तो वो खुद कर रही हैं। एसआईआर के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये पूछ रहा है कि आपको वोट देने का अधिकार तो तभी मिलेगा जब आपके माता पिता वोटर हों यहाँ पर या दादा दादी वोटर हों। अगर वो वोटर नहीं थे तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। अगर आपने भारत की नागरिकता ली है, अप्लाई करके लिया है, तो नागरिकता के कागज़ दिखा दीजिए। तो यही मांगा जा रहा है। इसको बहुत बड़ा कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि आप बंगाल के बॉर्डर, पोरस बॉर्डर है, उसमें घुसते हैं। उसके बाद वहाँ पर सेंटर कुछ खुला हुआ है तो वहाँ पर आप नकली कागज़ बनवाते हैं। उसके बाद आप आधार बनवा लेते हैं गलत डिक्लेरेशन देकर। आप ये कहते हैं कि मेरे माता पिता यहीं पे थे, मैं यहाँ पैदा हुआ। वो गलत, तो जो डर रहे हैं वो वही लोग डर रहे हैं कि ये गलत में सब पकड़ा जाएगा। उसके बाद वो भारत के नागरिक बनकर, छद्म नागरिक बन के, मैं तो ये कहूँगा कि वो बने रहते हैं। उसके बाद वो प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, उसके बाद वो पॉलिटिक्स करते हैं, उसके बाद वो नेता बन जाते हैं, उसके बाद उसमें से कई लोग तो चुने भी जाते हैं। तो ये हमारे डेमोक्रेसी का मजाक नहीं तो और क्या है। इन्होंने जो हमारे ईवीएम है उसको लेके शोर मचा दिया। जब इनके पास लॉजिक ये दिया गया कि ईवीएम से आप भी जीत रहे हैं या इसके पहले जब से ईवीएम इंडक्ट हुआ तो आप क्यों जीत रहे थे, तो ये चुप हो गए। फिर इन्होंने वोट चोरी का खेल किया। उसके बाद अब ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर तो हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरा विपक्ष इस वक्त एसआईआर के विरोध में इसको बता रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है अगर देश में एसआईआर चल रहा है। बट संवैधानिक है या नहीं, ये सबसे बेहतरीन वही बता सकता है जो संविधान को अच्छे से पढ़ा हो, जिसने जाना हो। और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और हमारे साथ उमेश सर हैं जो एक बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, एसआईआर क्या है? ये संवैधानिक है नहीं है? विपक्ष बोल रहा है कि संवैधानिक नहीं है, और एज अ एडवोकेट आप कैसे देखते हैं एसआईआर? देखिए, एज ए एडवोकेट तो वक्तव्य बाद में आएगा। इसके आप 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये संवैधानिक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने, जहां हम खड़े हैं, उसने बोल दिया कि ये संवैधानिक है, तो ये संवैधानिक ही है। किसी और के कहने से ये गैर संवैधानिक या इल्लीगल नहीं हो जाएगा। कोई भी कुछ बोलता रहे, उससे कुछ नहीं होगा। ये अब देखते हैं कि ये किसके अंतर्गत किया जाता है। आप अगर कानूनी प्रावधान देखेंगे तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है हमारा, उसके अंतर्गत एक चुनाव आयोग बनाया गया, केंद्रीय चुनाव आयोग है, और उसके बाद राज्यों में चुनाव आयोग हैं जो कि डेटा कंपाइल करते हैं, वोटर लिस्ट बनाते हैं, वोटर लिस्ट को वो स्क्रूटनी करते हैं। उनका अपना प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से वोटर लिस्ट बनती है, नाम चेक होता है। आपने देखा होगा घर पे भी लोग आते हैं वोट बनाने, जब ड्राइव चलती है तो लोगों के फॉर्म भराए जाते हैं और उसके बाद उसकी चेकिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, उसके बाद वो स्टेट लेवल पर आती है, उसके बाद वो सेंट्रल लेवल पर आती है। अब तो आईटी के इस्तेमाल के बाद से ये सारा डेटा करीब करीब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। आपको वोटर लिस्ट अगर कहीं का कुछ भी देखना है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाएं और आप राज्य चुनें, राज्य के बाद अपना ज़िला चुनें, ज़िले के बाद अपना जो कंस्टिट्यूंसी है या जो आपका बूथ है उसको चुने, तो उसमें आपको अपना नाम दिखाई दे जाएगा। ये तो एक प्रक्रिया है। सर, पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग जो है, हालांकि वो किसी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी जो विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग जो है उसमें अखिलेश हो गए, ममता जी हो गई, इनका कहना है कि चाटुकारिता चल रही है। बीजेपी के साथ मिल के चुनाव आयोग काम कर रहा है, बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। बीजेपी जहाँ पे उनकी सीटें हैं, जहाँ पे उनके वोटर से, खास करके उनके वोट काटने का काम कर रहा है चुनाव आयोग। ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव, अगर किसी का वोट कटा है तो जो भी नेता आप कह रहे हैं कि वोट कटा है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर उनके ऑब्जेक्शन डलवाएं और ये जो सियासी बयानबाजी करने के बजाय जिनका भी वोट कटा है, जिस ग्राउंड पे भी कटा है, आपके ये सब ट्रांसपेरेंट है, प्रक्रिया ही ट्रांसपेरेंट है। आप जाकर ऑब्जेक्शन डलवाइए और उसके वोट को रेस्टोर कराइए अगर वो यहाँ का नागरिक है। देखिए, एसआईआर में क्या हो रहा है, जो एक बहुत सूझबूझ, मैं तो मानता हूँ कि बहुत सूझबूझ से इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को कर रहा है कि आपसे मांगा ये जा रहा है कि आपके माता पिता या दादा दादी वोटर लिस्ट में जो नाम है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर आप दे दीजिए।
तो आप वोटर रहेंगे। अब होता क्या है, आप देखिए, जो घुसपैठिया आया हमारे देश में आया, चाहे जैसे भी आ गया घुसपैठ, वो कंटेनर में बंद होके आ गया, बॉर्डर पार करके आ गया, ब्राइब देकर आ गया, पैसे खिला के आ गया, जैसे भी आ गया, उसके बाद वो करता है क्या है, आधार बनवा लेता है, आधार के बाद वो वोटर आई कार्ड बनवा लेता है। और हमारे कुछ राज्य हैं, खासकर मैं बंगाल का नाम लेना चाहूँगा, वहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स दे दी जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं तो इनको इस स्कीम में इनरोल कर लो। तो उस स्कीम का वो बेनिफिट लेता है, उसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ का बासिंदा हूँ और मुझे वोट देने का अधिकार दिया जाए। एसआईआर के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये पूछ रहा है कि आपको वोट देने का अधिकार तो तभी मिलेगा जब आपके माता पिता वोटर हों यहाँ पर, या दादा दादी वोटर हों। अगर वो वोटर नहीं थे तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। अगर आपने भारत की नागरिकता ली है, अप्लाई करके लिया है, तो नागरिकता के कागज़ दिखा दीजिए। तो यही मांगा जा रहा है। इसको बहुत बड़ा कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। और ये संवैधानिक है बिल्कुल। उसके बाद भी ममता बनर्जी, आपने वेस्ट बंगाल की बात कही, ममता जी बोल रही हैं कि खून की नदियाँ बहेगी अगर एक भी वोटर का नाम अगर कटता है वोटर लिस्ट से। तो इसको अगर संवैधानिक है तो फिर उनको किस चीज़ का डर है? देखिए, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स ही अलग ढंग की है। आप देखेंगे जो वो कहती हैं वो करती नहीं हैं। और उन्होंने इस तरह से वोटर इकट्ठे किए हुए हैं, हुजूम इकट्ठा किया हुआ है, जिनसे वो चुपचाप अपने लोगों के लिए वोट ले लेती हैं, उसके बाद सरकार बना लेती हैं और सरकार को चिढ़ाती हैं कि खेला हो बे, ये करती हैं। खेला तो वो खुद कर रही हैं। सच्ची बात तो ये है कि अगर मेरे माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में, मान लीजिए अभी से 20 साल 50 साल पहले 1950 के बाद से तो वोटर लिस्ट बनी रही है ना, तो उसमें नाम नहीं है तो मुझे वोटर होने का कोई अधिकार नहीं है, मैं चाहे जहाँ भी रह रहा हूँ। आप देखेंगे इसको, इस समस्या को गंभीरता से देखेंगे बंगाल के कंटेक्स्ट में। बंगाल, असम, बिहार, ये 3-4 राज्य इससे ग्रसित हैं। तो 67 के आसपास बांग्लादेश से लोग आने शुरू हुए थे। पहले तो भारत सरकार ने उनको जगह भी दी, बसाया भी, फिर बोला कि ये इनको रहने दो। उसके बाद एक इन्फ्लक्स हो गया। अब मान लीजिए किसी का भाई आया तो वो अपने भाई को ले आया, भाई वो ले आया तो उसका परिवार भी आ गया। अब उन्होंने यहाँ ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी, कागज़ झूठे बनवा लिए। उसके बाद अब वो कहते हैं कि हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। तो आपके माता पिता, अगर एसआईआर में सिर्फ आपके माता पिता का वोटर लिस्ट में से एक्सट्रैक्ट मांगा जा रहा है, अगर वो नहीं थे तो आपको वोट देने का कोई अधिकार मिलना नहीं चाहिए। और ये कानूनी है बिल्कुल। जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो शक्तियां दी गई हैं इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद अभी आपने 2-3 महीने पहले देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये प्रक्रिया कीजिए। सारी बातों की पूरी बहस हुई है, डिटेल में एक एक चीज़ दिखा दी गई है। तो अब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। अगर इलेक्शन कमीशन बायस्ड है तो कितनी सीटें, आप दूसरी सीटें जो जीत रहे हैं वो क्यों बायस्ड है? ये एक मुद्दा चाहिए। पहले आपने देखा होगा कि इन्होंने उससे पहले इन्होंने जो हमारे ईवीएम है उसको लेके शोर मचा दिया। जब इनके पास लॉजिक ये दिया गया कि ईवीएम से आप भी जीत रहे हैं, या इसके पहले जब से ईवीएम इंडक्ट हुआ तो आप क्यों जीत रहे थे, तो ये चुप हो गए। फिर इन्होंने वोट चोरी का खेल किया। उसके बाद अब ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर तो हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत सारे राज्यों में, अभी आप नोटिफिकेशन देखेंगे 2-4 दिन पहले का, तो बहुत सारे राज्यों में हो रहा है। सॉरी, मैं यहाँ पे टोक रही हूँ। आपने कहा कि ये डेमोक्रेसी को बचाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, तो क्या विपक्ष का इसमें कोई भागीरथ नहीं है, मतलब भाग्य नहीं है, कोई पार्ट नहीं है? लोकतंत्र बचाने का सिर्फ वकील जो पक्ष में है उन्हीं को है, विपक्ष में जो बैठा वो भी तो लोकतंत्र के लिए ही है। विपक्ष को का पूरा रोल है। विपक्ष जिस किसी के वोट काटे गए हैं, विपक्ष उनकी ओर से अपना कैडर वहां भेजे, अपने लोगों को भेजकर और उनसे ऑब्जेक्शन फाइल कराए और उनका रेस्टोर करवाए। अब ये विपक्ष जो पॉलिटिकल ड्रामेबाजी कर रहा है, जिससे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ये तो ना करे कम से कम। ये एक विपक्ष की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से विपक्ष अपना पूरा करे।
अगर कुछ गलत हो रहा है, जो भी चेक हो रहा है, उसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो सब विपक्ष अपनी देखरेख में करे। जब चुनाव होता है तब भी आप देखेंगे कि जो ईवीएम की जो पूरी प्रक्रिया है उसको विपक्ष चाहे तो गलत साबित करके दिखा दे, साबित तो अभी तक नहीं कर पाए हैं, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। तो इस लेकर ये देखा जाए तो लोगों को, जो हमारे देश का जो पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें लोगों को गुमराह करने का काम विपक्ष ज़्यादा कर रहा है। राहुल गांधी का बार बार आरोप है कि वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर वोट काट रही है जिससे वोट चोरी हो रहा है, फर्जी वोटर्स ऐड हो रहे हैं जो भाजपा के हैं, पर एक भी एफिडेविट वो नहीं दे पाते हैं। अभी वो 14 दिसंबर को प्रदर्शन करने निकलेंगे, रोड मार्च करेंगे कि वोट चोरी के लिए वो प्रोटेस्ट करेंगे, बट प्रोटेस्ट करना है, बोलना है, सब करना है, कॉन्फ्रेंस करनी है, बट कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तो जब रात के आतंकवादियों के लिए भी खुल सकता है सर, तो ऐसे ऐसे बड़े नेताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या बंद है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा वो नहीं ठकठका रहे? बिल्कुल उनको करना चाहिए। और आपने जो बोला उसके बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लीजिए। राहुल गांधी ने अभी से 2-3 महीने पहले बोला कि नकली वोट बन गए हैं, इसके कारण कर्नाटक की फला कंस्टिट्यूएंसी से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, बहुत ज़्यादा नकली वोट थे। लेकिन एक चीज़ जो मैं सबका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है और जो बीएलओ होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर उन्होंने गलत रिपोर्ट दी है, गलत वोट बनाया है, तो आपने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन या उनके खिलाफ क्रिमिनल केस क्यों नहीं बनाया? आप वो ये तो बाद की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप एफिडेविट फाइल कर दो, तो एफिडेविट फाइल करने की बजाय वो पता नहीं कौन सी यात्रा लेकर निकल पड़े। तो ये सब चीज़ें तो कानूनी कहीं से नहीं है और कानूनी रूप से ये कहीं भी गलत नहीं है, तो ये गलत साबित कर ही नहीं सकते। इसके पहले भी होता आया है। एसआईआर आप देखेंगे, बिहार के सामने ये बात आई तो बिहार में 2003 में भी एसआईआर हुआ था। तो ये तो एक तरह से आप देखिए इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। और जो पहले की सरकारें कराती रही है वही सरकार अब विपक्ष में आकर कह रही है कि ये गलत है, ये कानूनी रूप से गलत है। तो ये सब अब रुकना चाहिए। सर, ममता जी बार बार बोल रही हैं कि ये जो एसआईआर आप बंगाल में ला रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने चुनाव आयोग को लेटर भी लिखा जिसमें बताया कि एसआईआर खतरनाक है, लोग एसआईआर के डर से यहाँ सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। क्या इतना भयानक है, क्या इतना खतरनाक है, डेंजरस है कि लोग देश तक छोड़ने के लिए तैयार है एसआईआर से? ये अगर वो छोड़ के जा भी रहे हैं तो भाजपा बोल रही है कि बांग्लादेशी है, पर ममता जी की सरकार बोल रही है बंगाल के ही मुस्लिम लोग हैं। आप किसको देखते हैं, बांग्लादेशी है या बंगाल के ही लोग हैं? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अगर आपने गलत किया है कुछ तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर जैसे होता क्या है, जो हमारे पास केसेस जो भी आए हैं हमने देखा है कि आप बंगाल के बॉर्डर, पोरस बॉर्डर है उसमें घुसते हैं, उसके बाद वहाँ पर सेंटर कुछ खुला हुआ है तो वहाँ पर आप नकली कागज़ बनवाते हैं, उसके बाद आप आधार बनवा लेते हैं गलत डिक्लेरेशन देकर। आप ये कहते हैं कि मेरे माता पिता यहीं पे थे, मैं यहाँ पैदा हुआ, वो गलत। तो जो डर रहे हैं वो वही लोग डर रहे हैं कि ये गलत में सब पकड़ा जाएगा। उसके बाद वो भारत के नागरिक बनकर, छद्म नागरिक बन के, मैं तो ये कहूँगा कि वो बने रहते हैं। उसके बाद वो प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, उसके बाद वो पॉलिटिक्स करते हैं, उसके बाद वो नेता बन जाते हैं, उसके बाद उसमें से कई लोग तो चुने भी जाते हैं। तो ये हमारे डेमोक्रेसी का मजाक नहीं तो और क्या है? मजाक है सर। सर, क्या लगता है एज अ पर्सन आपसे मैं पूछूं तो बंगाल आपको कैसा लगता है? 20 साल से वहाँ पे ममता जी की सरकार है, तो कैसा काम काज लग रहा है, क्या विकास देखने को आपको एज अ पर्सन वहाँ दिखता है? देखिए, बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो कम्प्लीटली बायस्ड है। और हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें केंद्र के साथ राज्य का रिलेशन होता है, एक शेयरिंग का, पावर शेयरिंग का, टैक्स शेयरिंग का, सारी चीज़ों का, तो उसको कहीं ना कहीं बंगाल डैमेज कर रहा है। बंगाल डैमेज कर रहा है जी। तो आने वाले समय में क्या लगता है एज अ पर्सन, आप चाहेंगे कि एक बदलाव हो वहाँ पे, कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा सीएम हो, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक मिलना चाहिए? इसका असेसमेंट तो हम यहाँ बैठकर नहीं कर सकते लेकिन
बहुत दिन तक कोई भी अगर मैनिपुलेट करके कोई रह जाता है तो उसको हटना चाहिए, क्योंकि मैनिपुलेशन से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। हमारे सिस्टम, हमारे जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो डैमेज हो जाते हैं, धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। सर आखिरी सवाल, बीजेपी बोल रही है कि ये जो देश छोड़ के जा रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं, जिन्हीं के वोटर्स पे ममता जी बार बार सीएम चुनी जा रही थी, और अब ममता जी को यही डर है कि एसआईआर के डर से जो उनके वोटर्स हैं, बीजेपी बोल रही है लगभग 2 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो घुसपैठी हैं बंगाल में, तो वो लोग अगर चले जाएंगे तो ममता जी की कुर्सी हिल जाएगी, इसलिए ममता जी डरी हुई हैं एसआईआर से। आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, ऐसा कुछ तो है, तभी तो उनकी चिट्ठी भी मैंने देखी। वो कहीं ना कहीं जब हमारे जो लॉजिक होता है, कानून में भी लॉजिक का एडवांस रूप हम देखते हैं कि जब तक कहीं कुछ आग नहीं है तो धुआं कैसे दिखेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ झाला है, तभी तो इनको तकलीफ़ हो रही है और इसलिए विरोध कर रही हैं। इनको तो ये कहना चाहिए कि मैं सारे काम छोड़कर सबसे पहले एसआईआर में आपका सहयोग करूंगी। तो ये जो स्टेटमेंट हैं वो पॉलिटिकल भी लगते हैं और कहीं ना कहीं वो बायस्ड हैं और किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे बोले जा रहे हैं।